The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फोरेंसिक साइंस जो आपके डीयू एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डीयू एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फोरेंसिक साइंस में, सो वी हैव रिविजन बैचेस फॉर यू ऑल। आप ज्वाइन कर सकते हैं रिविजन बैच जिसमें आप सारा का सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट बनाया गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेंगे डीयू एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। आप जरूरी एग्जाम क्लियर करेंगे। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं रिवीजन बैच हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर रिविजन विद आवर नेटवर्क। So let's start today's class. First question is a nucleotide consists of, here we have 4 options. अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए अपना आंसर सेलेक्ट करने के लिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं या फिर हमारे साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो here we have 4 options. So nucleotide क्या है? न्यूक्लिक एसिड, RNA, DNA. It is sugar, phosphate, one of the 4 chemicals AGTC, messenger RNA and transfer RNA, and we have adenine, thymine, guanine and cytosine. So the correct option for this question is option B. Nucleotide क्या है? It is a unit of DNA. आप इसे कह सकते हो unit of DNA. So बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके ही DNA बनाते हैं। So DNA को हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे होके डीएनए बनाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो शुगर होती है, शुगर कौन सी होती है डीएनए में? सो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, फॉस्फेट अटैच होता है एंड इनमें से कुछ केमिकल्स जिसे हम कहते हैं बेस पेयर्स बीपी, एंड जो डीएनए की लेंथ है वो भी हम बेस पेयर्स को काउंट करके ही पता लगाते हैं। सो डीएनए में वी हैव एजीटीसी, डीएनए में वी हैव यूरासिल इन द प्लेस ऑफ थायमीन। क्लियर? So let's move to the next question. Question number 2. 2 arms composed mainly of DNA held together by centromere is a gene, a cell, a protein and a chromosome. So the correct answer for this question is option D, chromosome. We all know कि chromosomes ही DNA contain करता है and उसके पास एक centromere होता है ना। सेंट्रोमियर के थ्रू ये अपने आर्म्स को कनेक्ट करते हैं एंड देन ये डीएनए कंसिस्ट करते हैं। सो डीएनए का अगर आप डीएनए का आप जब स्ट्रक्चर देखोगे तो वो इस तरीके से आपको दिखाई देता है एंड ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉम्पैक्ट वे में आपके क्रोमोसोम में इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। सो क्रोमोसोम इज द करेक्ट आंसर। एंड क्रोमोसोम आपके न्यूक्लियस में होते हैं एंड न्यूक्लियस ही कंटेन करता है सारा जेनेटिक मटेरियल। सो डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल। इट इज अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑल द डाटा एंड ये जो डीएनए है वो क्रोमोसोम में सिचुएटेड होता है। क्रोमोसोम्स हैव आर्म्स, ये देखो ये इसके आर्म्स है एंड यहाँ बीच में होता है सेंट्रोमियर जिसके थ्रू ये सारे आर्म्स जुड़े हुए, जिसकी वजह से ये सारे के सारे आर्म्स जुड़े हुए होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अज्यूम्ड बाय हार्डी-विम्बर्ग इक्विलिब्रियम। सो इन्होंने एक थ्योरी दी थी, सो उस थ्योरी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? Which is not included in this principle. So your population is infinitely large, mating is non-random, no mutation, no migration. So correct option for this question is option B. Mating is non-random. में मेटिंग रैंडम होती है। जो हमारे हार्डी-विम्बर्ग साइंटिस्ट थे उन्होंने मेटिंग को रैंडम रखी थी, नॉन रैंडम नहीं था। बाकी जो ऑप्शंस हैं इट कम्स अंडर हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम, बट जो मेटिंग है विच इज रैंडम, यहाँ पे आपको नॉन रैंडम बताया गया है। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल्स। हार्डी-विम्बर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसे हम कहते हैं हार्डी-विम्बर्ग इक्विलिब्रियम। उन्होंने ये बोला था कि जेनेटिक वेरिएशन कभी नहीं होगी अगर जो पॉपुलेशन है वो रैंडमली मेट करे, कोई भी म्यूटेशन ना हो, कोई भी माइग्रेशन ना हो, और अगर नेचुरल सिलेक्शन ना हो तो हर एक जेनरेशन में किसी भी तरीके की जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी, और इसे हम कहते हैं हार्डी-विम्बर्ग इक्विलिब्रियम। सो उन्होंने यही बोला कि जो अलील्स है एंड जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी जेनरेशन आफ्टर
generation. We do have genetic variation. अब ये genetic variation क्यों होती है? genetic variation mutation की वजह से होती है, migration की वजह से होती है, natural selection की वजह से होती है. तो अगर ये सारे factors exclude कर दे, हम सिर्फ और सिर्फ randomly mate करेंगे, तो genetic variation generation by generation constant हो जाएगी या फिर एक equilibrium में आ जाएगी. That is Hardy-Weinberg principle. Moving to the next question, the sex of an individual can be determined by the following except. तो इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसके थ्रू हम जेंडर डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोटीन पैटर्न. प्रोटीन प्रोफाइलिंग या प्रोटीन पैटर्न के थ्रू हम जेंडर डिटर्मिनेट नहीं कर सकते, जेंडर डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते. एक्स वाई क्रोमोजोम तो बहुत ही क्लासिक मेथड है जिसके थ्रू हम जेंडर डिटर्मिनेशन करते हैं. साथ ही साथ हम बार बॉडीज के साथ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्राडायोल रेशियो से भी हम जेंडर डिटर्मिन कर सकते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रोटीन पैटर्न्स के थ्रू हम जेंडर डिटर्मिन नहीं कर सकते. Next question, which of the following would be considered individual evidence? So we have DNA, blood, paint and soil. So individual evidence से यहाँ मतलब है कि individual identification. इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन, जो इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो डीएनए से. एंड डीएनए इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस. अगर डीएनए एविडेंस है आपके पास तो आपको और ज़्यादा एविडेंसेस नहीं भी मिले तो भी आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे पहुंच सकते हैं. आप पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. ब्लड से आप पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते अगर उसमें डीएनए नहीं है. तो हम ब्लड ग्रुपिंग ज़रूर कर सकते हैं, बट ब्लड ग्रुपिंग से पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू डीएनए एनालिसिस. पेंट एंड सॉइल तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड ही नहीं है. एंड अगर हम इंडिविजुअल एविडेंस की भी बात करें, अगर हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन की बात ना करें, सो ऑफ कोर्स एवरी अदर एविडेंस इज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस, मतलब सपोर्टिंग एविडेंस होंगे, बट द एविडेंस इज एन इंडिविजुअल एविडेंस. कीप दैट थिंग. Moving to the next question, the following person helped E.R. Henry, that is Edward Richard Henry, in 10-digit fingerprint classification. Here we have 4 people and the correct option for this question is, आप options देख लेना. So Edward Richard Henry की मदद करी थी हेमचंद्र बोस ने एंड अजीजुल हक ने. Next question, the presence of buccal epithelial cells perform the following: semen, blood, saliva and urine. So जब हम सलाइवा का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो बकल एपिथेलियल्स प्रेजेंट होती है. एपिथेलियल सेल्स एंड टिश्यूज होती हैं जो आपके बकल कैविटीज में होती है एंड इसका प्रेजेंस ये शो करता है कि आपके सैंपल में पॉजिटिव सलाइवा है. एपिथेलियल आपको सलाइवा सैंपल्स में ही देखने को मिलेंगे. Moving to the next question, the Bureau of Police Research and Development is situated in, so इसको हम शॉर्ट में BPR&DB कहते हैं. ये situated है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में. तो इसे हम क्या कहते हैं? BPR&D. तो ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पुलिस रिसर्च से एसोसिएटेड है, डेवलपमेंटल वर्क से एसोसिएटेड है. तो जो BPR&D है इस सेटअप करी गई थी 28 अगस्त 1970 को, सो दैट हम पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर सके. तो ये 4 इंपॉर्टेंट एरियाज में काम करता है. सबसे पहले तो रिसर्च, फिर डेवलपमेंट, फिर ट्रेनिंग एंड देन फिर करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये 4 इंपॉर्टेंट एरियाज है, 4 इंपॉर्टेंट डिविजन्स है जिसमें BPR&D फोकस करता है. So BPR&D is situated in New Delhi. Next question, the following are the salivary gland found in humans. We have parotid gland, sublingual glands, submandibular glands and all of the above. So of course we have all these glands और ये सारे के सारे salivary glands है humans के. To the next question, blue color of PDS kerosene is due to the presence of which dye? Here we have 4 dyes. So the correct option for this question is dialkyl amino anthraquinone. So इससे आपको लाइट ब्लू कलर का कलर देखने को मिलता है कैरोसिन का. इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाइअल्काइल अमीनो एंथ्राक्विनोन. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so that's it for today everyone. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead, and if you have any question, query, so you can text us and give in WhatsApp support number. इन सारी information आपको description box में मिल जाएगी, तो आप वो check कर लेना. If you want to join UMSC entrance revision classes, आप application download कर सकते हैं and classes join कर सकते हैं. Thank you so much. Have a great day ahead. Till then, take care. Bye.